स्टार्ट कर दो। हाँ, तो आज क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित कैसे होते हैं, ये आर्टिकल 80(4) में दिया हुआ है। इन सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी राज्यसभा के जितने निर्वाचित सदस्य चुने जाएंगे, उन सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की कौन करेगी, विधानसभा। अब यहां राज्यों की विधानसभा का मतलब क्या है, केवल राज्यों की विधानसभा या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा है तो वो भी इसमें शामिल है। तो यहां ध्यान रखें, जितनी भी विधानसभाएं होगी, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो सामान्य राज्य हो, क्योंकि राज्य की दो कैटेगरी है। वैसे भारतीय संविधान में तो कितनी कैटेगरी है, 3। कौन कौन सी बता सकते हो क्या? हम्म पहला है स्वतंत्र राज्य, दूसरा है केंद्र द्वारा संचालित राज्य, और तीसरा है अर्जित राज्य। अब अर्जित राज्य की श्रेणी में भारत में कोई भी राज्य नहीं है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। और राज्य कितने हैं, 28। तो यहां राज्यों की विधानसभा का मतलब है, चाहे स्वतंत्र राज्य की विधानसभा हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा हो, उसके निर्वाचित सदस्य जो है वो आपके राज्य जो राज्यसभा होगी उनके सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो किसमें काम में लेते हैं हम, राष्ट्रपति में, और किसमें काम में लेते हैं, उपराष्ट्रपति में, द्वारा किया जाएगा। अब संसद ने विधि बनाई कि क्या 2003 के अंदर, इसकी बात फिर आगे आएगी, राज्यसभा का चुनाव लड़ने हेतु उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। पहले क्या था, 2003 से पहले अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसका उस राज्य से निवासी होना जरूरी है। जैसे मान लो कोई राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो वो राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य था। लेकिन 2003 के अंदर संसद ने कानून बनाकर इसको हटा दिया। अगर किसी विधानसभा में कोई मनोनीत सदस्य है तो वो राज्यसभा चुनाव के अंदर भाग नहीं ले सकता। केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। लिखेंगे, पॉइंट हेडिंग डालें, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 80(4), अनुच्छेद कौन सा है, 80(4), अनुच्छेद 80(4) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखो,
कि जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य अगर किसी अन्य पद के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते हैं ना, तो वहां पर चुनाव की प्रक्रिया यही लागू होगी। कौन कौन से? राष्ट्रपति के पद पर लागू होती है, उपराष्ट्रपति के पद पर लागू होती है और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में लागू होती है। और अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करने में भी यही लागू होगी। जहां निर्वाचित सदस्य क्या कर रहे हैं? किसी संस्था के अन्य सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं। तो निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि से किया जाएगा। मत विधि से किया जाएगा। अब नीचे इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, मैं यहां नोट में डलवा दूंगा, ठीक है ना। ये वाली कौन सी? कि वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ता है जिस राज्य से, उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है। ये प्रावधान संसद ने कब किया? 2003 से। आप देखोगे कि इसके बाद में मनमोहन सिंह ने राजस्थान से चुनाव लड़ा है राज्यसभा के लिए। सोनिया गांधी भी राज्यसभा की सदस्य है। कहां से बनाई गई है? राजस्थान से। क्या वो राजस्थान की मूल निवासी है? वर्तमान में नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। 2003 से पहले ऐसा अनिवार्य था। अब इस लाइन को छोड़ दो। अब आप यहां आ जाओ। राज्यसभा में संघ शासित प्रदेशों के सदस्य, अनुच्छेद 85। राज्य सभा में संघ शासित प्रदेशों के सदस्य, अनुच्छेद कौन सा है? 85। इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी संघ शासित प्रदेश से हमें राज्यसभा का सदस्य किसी को चुनना है, तो इसको कैसे चुनेंगे हम? संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8। 3 में तो चलो विधानसभा है, उनको हटा दीजिए। पीछे कितने बच गए? 5। तो ऐसा तो है नहीं कि उनमें 5 में से चुन भी नहीं सकते, चुन सकते हैं। लेकिन कैसे चुनेंगे? संसद द्वारा निर्धारित रीति से उनका चुनाव किया जाएगा। अब संसद की रीति क्या है? संसद जैसी बनाएगी चुनाव के समय, वही रीति काम में आएगी। तो लिख दीजिए, संसद द्वारा निर्धारित, संसद द्वारा निर्धारित रीति से चुनाव किया जाता है। अब डाल दो नोट। ये यहां जो नोट लिखा है ना, संविधान निर्माण के समय राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ये पुराना है, इसका कोई ज्यादा आपके लिए उपयोगिता है नहीं, फिर भी सुन लीजिए। प्रारंभ में जब राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए तो पैमाना रखा गया जनसंख्या का।
कि भाई 50 लाख तक की जनसंख्या है तो हर 10 लाख पर एक सदस्य राज्यसभा के लिए चुना जाएगा। यानी 50 लाख की है तो फिर कितने हो गए? 5 हो गए। 10 लाख पर कितना? 1। अगर जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है तो फिर आगे प्रत्येक 20 लाख पर एक चुना जाएगा। आगे कितने लाख पर? प्रत्येक 20 लाख पर एक चुना जाएगा। तो इसकी आवश्यकता है नहीं, आप नोट ये लिखें। संसद ने विधि के द्वारा संसद ने विधि के द्वारा, नोट में लिखें, संसद ने विधि के द्वारा वर्ष 2003 से प्रावधान किया कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब पहले क्या था? आवश्यक था। अब राज्यसभा में और लोकसभा में जो भी नियम बनाए जाते हैं सदस्यता के या सांसद के, वो हमेशा ध्यान रखना कौन से अधिनियम में आते हैं? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में आते हैं। एक दो बार ये पूछा कि भारतीय संसद में या राज्यसभा में या लोकसभा में लोक प्रतिनिधि अधिनियम कब बनाया गया था? 1951, 50, 52, 53। तो कब बना था? 1951 में। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 52 ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात है कि पहली बार लोकसभा कब बनी थी? 52 में। अरे तो लोकसभा बनी तो 52 में है, लेकिन लोकसभा के नियम तो पहले बने होंगे ना। तो लोकसभा के चुनाव तो फरवरी में ही हो गए थे। इसका मतलब ये 51 के अंदर इसके पूरे नियम बन गए थे, राज्यसभा के और लोकसभा के। थोड़ा तकनीकी दृष्टि से विचार कर लिया करो तो सवाल क्या रहेगा? इजी रहेगा। तो ये बात तो अपने आ चुकी है, ये नियम आगे लिख देंगे कहीं ना कहीं। अब है कि राज्यसभा में राजस्थान से मनोनीत होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? नारायण सिंह माणक लाव। कहाँ के थे ये? जोधपुर के। लिखो पहला पॉइंट। नोट में चल रहे हो ना? हाँ, तो नोट में दूसरा पॉइंट लिख दो। राज्यसभा में मनोनीत प्रथम राजस्थानी व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन है? नारायण सिंह माणक लाव। कौन है? नारायण सिंह माणक लाव। अब राजस्थान से राज्यसभा में मनोनीत तो आज तक एक ही हुआ राजस्थान से। कौन हुआ है? नारायण सिंह माणक लाव। वैसे राज्यसभा में राजस्थान की सीटें कितनी है? 10 है। मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा में कितना है? 6-6 वर्ष का। ये
राज्यसभा में कार्यकाल में गड़बड़ी तो कहां होती है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल में। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल कितना होगा? कितना होगा? हाँ, पीछे। राज्यसभा में जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल कितना होगा? कोई तो बताइए देखे। विचार नहीं किया बिल्कुल भी। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। जबकि राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष या उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। वो राज्यसभा क्या होता है? सदस्य। उपसभापति या उपाध्यक्ष जो भी आप लोग कहें, तो वो राज्यसभा का सदस्य है, इस कारण उसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। कितना होगा? 6 वर्ष। थोड़ा ध्यान रखो आप, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो राजस्थान से राज्यसभा में प्रथम महिला सांसद, यानी ये मनोनीत तो नहीं है, ये क्या है? निर्वाचित। और वो कौन है? शारदा भार्गव। और कब निर्वाचित हुई थी? 1952 में। लिखें, राजस्थान से 4 नंबर, राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित, राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव, 1952। शारदा भार्गव, 1952। जब हम राजस्थान राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, जिसमें खास तौर से वापस लोकसभा और राज्यसभा का एक एक पेज में लिखवाऊंगा, उसमें ये कुछ बातें रिपीट होगी, कुछ और भी नई बातें आएगी। तो इस पेज में से कई बार सवाल पूछे गए। अब राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला भी कौन है? शारदा भार्गव। अब यहां पर एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल कई बार फंस जाता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं संसद कि भारतीय संसद में सबसे पहले निर्वाचित होने वाली राजस्थानी महिला कौन सी है? अब आंसर क्या होगा? शारदा भार्गव ही है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए शारदा भार्गव सबसे पहले निर्वाचित हुई, और लोकसभा के लिए महारानी गायत्री देवी निर्वाचित हुई थी। और गायत्री देवी शारदा भार्गव के 10 वर्ष बाद में निर्वाचित हुई है। लगभग कितने वर्ष? 10 वर्ष बाद में। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछना तो राज्यसभा था, लेकिन उसने राज्यसभा लिखा ही नहीं, सीधा ही क्या पूछ लिया? संसद में। अब यहां पर यह सवाल जो है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर वो पूछ ले कि संसद में सबसे अधिक बार निर्वाचित राजस्थानी महिला कौन सी है, नहीं, संसद में शारदा भार्गव नहीं। अब यहां 5 बार लोकसभा अध्यक्ष तो अपने वसुंधरा राजे सिंधिया भी बन चुकी है। बाकी डेटा तो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन 5 बार तो वो भी रह चुकी है। तो 3 बार ज्यादा है, 5 बार ज्यादा है? 5 बार। तो सवाल किस रूप में पूछना है? हम देखो, जो बच्चे सफल होते हैं ना, उनके सफल होने के पीछे रीजन ये होता है कि वो विचार करते हैं जब पढ़ते हैं। और जो असफल होते हैं, नजदीक जाकर रहते हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से,
तो वहां दिक्कत क्या है कि उन्होंने सही तरीके से विचार नहीं किया। पढ़ा जरूर है, मेहनत जरूर की है, लेकिन उस सीक्वेंस को नहीं समझा कि कैसे पूछ सकता। अगर आपने रट्टा मारना शुरू कर दिया, आप तो बार बार यही रटते रहेंगे, राम राम जपते रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चला कि कब राम राम मरा मरा में कन्वर्ट हो गया। तो ये मरा मरा में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर सवाल ही थोड़ी भाषा ही चेंज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। 5 नंबर लिख दिया क्या, राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला शारदा भार्गव, 3 बार। कितनी बार बनी थी, 3 बार। कितनी बार बन गई, 3 बार। और अगला है राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन है, रामनिवास मिर्धा और जसवंत सिंह। रामनिवास मिर्धा एवं जसवंत सिंह कितनी कितनी बार, 4 4 बार। इस पर मोस्ट लगा लेना, क्योंकि पक्के फंस सकते हो। ये लोकसभा में सर्वाधिक बार सांसद बनने वाला व्यक्ति कौन है, कौन है। ये राजस्थान का पहला वित्त मंत्री कौन था, मामला बहुत टाइट है भाई, तभी तो फिर सीटें खाली रह रही हैं। क्या पढ़ते, क्या समझ में नहीं आ रहा है। आपने ऑनलाइन भी ले रखा है, ऑफलाइन भी ले रखा है, जहां मर्जी पढ़े एक आधी किताब और उठा लेते हो। जो पास में है वो गुण है नाथुराम बिरला। सर्वाधिक बार लोकसभा में सांसद बनने वाले व्यक्ति नाथुराम बिरला। राजस्थान के पहले वित्त मंत्री नाथुराम मिर्धा। जो 1952 में पहली विधानसभा बनी है ना, उस पूरी विधानसभा में जो मंत्रालय है ना, वो पढ़ने पड़ेंगे, पूछते हैं वहां से, और फिर करंट वाला पूछते हैं। लेकिन देखते ही नहीं, 2 4 राज्यपाल के आर्टिकल याद हो जाए ना, तो इतने चौड़े हो जाते हैं कि राज्यपाल पूरा याद है। 2 4 मुख्यमंत्री की बातें याद हो गई, सीक्वेंस याद होगी ना, बस मुख्यमंत्री में से कहीं से पूछ लो, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री का पता ही नहीं चलेगा कौन सा कहां से निकल गया। राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति 2 हैं, रामनिवास मिर्धा और जसवंत सिंह। दोनों ही कितनी कितनी बार बने हैं, 4 4 बार बने हैं। और लोकसभा में सर्वाधिक बार सांसद बनने वाले कौन थे, कौन थे, अरे नाम तो लो, शर्म थोड़ी आ रही बोलने में। नाथुराम मिर्धा। और राजस्थान के पहले वित्त मंत्री कौन थे, नाथुराम मिर्धा थे। हाँ, अब यहां से कुछ बातें ऐसी हैं जो एक साथ स्टार्ट होगी। हेडिंग देखें, संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा की अवधि। ये दोनों किसमें दे रखी है, अनुच्छेद 83 में। अब 83 के कुछ डिवीजन कर रखे हैं, कुछ भाग कर रखे हैं। कुछ भाग राज्यसभा के और कुछ भाग कहाँ है, लोकसभा के। तो हम यहाँ केवल राज्यसभा के भाग पढ़ेंगे, लोकसभा के भाग वापस लोकसभा में पढ़ेंगे, और हेडिंग क्या रहेगी, यही रहेगी। तो हेडिंग डाल दीजिए, संसद के दोनों सदनों की अवधि या कार्यकाल।
अनुच्छेद 83, 83। लिख दिया क्या? संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद किसमें है? 83। यानी लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 83 में दे रखा है। अब 83 के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। 83 का जो भाग 1 है वो राज्यसभा का है, और 83 का जो भाग 2 है वो किसका है? लोकसभा का। तो अभी हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा को। जनरली एक बात कर लेते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? कितना है राज्यसभा का कार्यकाल? राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? जोर से बोले वापस। राज्यसभा स्थायी सदन है, और स्थायी सदन जब कभी समाप्त नहीं होता है तो कार्यकाल भी क्या है? अनंत है, अनिश्चित नहीं, अनंत। और लोकसभा क्या है? भंग होती कि नहीं होती है? कितने वर्ष से? 5 वर्ष से। तो लोकसभा क्या हो गया? अस्थायी सदन। तो लोकसभा का कार्यकाल हो गया 5 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल हो गया अनंत, क्योंकि वो क्या है? स्थायी सदस्य। अब आप आगे चलोगे, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल भी कितना है? 5 वर्ष ही है। भाई जब तक सदन है तब तक सदस्य हैं। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष से राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3। अब राजस्थान में जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो किसी वर्ष 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं और किसी वर्ष 4, और ऐसे करके रोटेशन बना रहता है टोटल 10 सदस्यों का। अनुच्छेद 83(1) क्या कहता है? कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी राज्यसभा के सदन का कोई कार्यकाल नहीं है। आगे देखो, बड़े काम की बात है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 154(1) बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 154(1) में कह रखा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष से 1/3 क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्थायी सदन वाली तो सिंपल सी लाइन है, और आप अगर थोड़ा गौर करोगे सही कर लोगे। ये भी 6 वर्ष कार्यकाल सदस्यों का है, अधिकांश बच्चों को आता है। 2 वर्ष से 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं सदस्य, ये भी सबको पता है। लेकिन गड़बड़ी सबसे बड़ी कहां हो सकती है? अगला सवाल यहां से उठाएगा आपको। मान लीजिए ऊपर लिख दिया अनुच्छेद 83 सब डिवीजन 2 लिख दिया, एक की जगह क्या लिख दिया? 2, और उसमें दोनों बातें लिख दी। फिर नीचे लिख दिया कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है। दोनों क्या हो गए? गलत हो गए, क्योंकि यहां का डिवीजन किसका? अगर 2 करते किसमें चले जाओगे? लोकसभा में। और 1 आएगा तो किसमें रहेगा? राज्यसभा में। फिर ये जो लाइन है लास्ट वाली, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में तो है ही। धारा कौन सी है? 154 है। 154 जो धारा है एक, उसमें है। तो यहां से सवाल जब आएगा तब फंसेगा। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, गलती नहीं होगी। उतार लिया क्या एक नंबर? लिखें देखें, अनुच्छेद 83(1)
अनुच्छेद 83(1). हाँ, अब देखिए नोट में क्या लिख रखा है। किसी सदस्य के त्यागपत्र देने पर या मृत्यु होने पर अगर कोई राज्यसभा सदस्य जिसका कार्यकाल कितना है 6 वर्ष और उसने 2 वर्ष पद पर कार्य किया और मान लेते हैं कि 2 वर्ष बाद में उसने क्या दे दिया त्यागपत्र, तो अब इसकी जगह नया सदस्य आएगा। माना कि सदस्य कौन था दिनेश, दिनेश की जगह नया कौन आएगा रवि। अब रवि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होता है तो रवि का कार्यकाल कितना रहेगा शेष 4 वर्ष रहेगा या फिर यहां से 6 वर्ष शुरू हो जाएगा, कितना रहेगा। हाँ, यानी जब भी उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव में जो भी सदस्य आएगा उसका शेष बचा हुआ कार्यकाल ही माना जाएगा। हाँ, सरपंच में भी यही तो है, लिख दीजिए नोट में। हाँ, विधानसभा में भी यही सिस्टम है। राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति में नहीं है, बाकी सब में यही सिस्टम है शेष कार्यकाल का। इसी में आप लिख लीजिए किसी सदस्य के त्यागपत्र किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण स्थान रिक्त होने पर स्थान रिक्त होने पर उपचुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति उपचुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति शेष कार्यकाल तक पद पर रहेगा। इस लाइन को थोड़ा लंबा कर दीजिए। यह व्यवस्था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर अन्य सभी संवैधानिक पदों पर लागू है। राज्यपाल के पद पर लागू नहीं है, जो निर्वाचित हो रहे उनकी बात है ये। राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, नियुक्त होता है। जो निर्वाचित हो रहे उनकी बात है ये। हो गया, ठीक। अब क्या है राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं, किसमें आर्टिकल 84 में। अब राज्यसभा सदस्यों की और लोकसभा सदस्यों दोनों की योग्यताएं आर्टिकल 84 में ही है और दोनों की सेम है, केवल 2 नंबर पॉइंट को छोड़कर। पहले में क्या लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो। भाई जो भी राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इसमें कोई सेंटेंस जोड़ दे कि जन्म से पहले, जन्म के बाद और 10 वर्षों से, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी लाइन है भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु क्या कर ली हो पूर्ण कर ली हो।
और संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं। अब संसद ने कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित कर रखी है, तो वो है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में, उनकी भी बात करेंगे। पहले हेडिंग डालें, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता, अनुच्छेद 84। राज्यसभा सदस्यों की योग्यता, अनुच्छेद 84। पहला लिखें, कितनी योग्यताएं हैं? 3, क ख और ग। क में क्या कह रखा है? वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। तो लोकसभा के लिए भी क्या रहेगी? वह भारत का नागरिक हो। अब सेकंड योग्यता क्या है? 30 वर्ष की आयु पूर्ण हो। और लोकसभा के लिए यहां आयु पैमाना क्या रहेगा? 25 वर्ष। क्या रहेगा? तो ख लिख दीजिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण हो। जल्दी लिखे रखें। और ग में लिखें, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं पूरी करता हो। ये लिखो यहां, क्योंकि लोकसभा में वापस हम रिपीट नहीं करेंगे, इसको यहीं रिपीट कर देते हैं एक बार। संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं पूरी करता हो। लिख दिया। आगे लिख दो, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। वही है लोक प्रतिनिधि। लोक लिखो या जन लिखो, बात एक ही है। लिख दिया यहां तक, आगे आ जाओ। अब ये जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो संसद ने बनाया है, पीछे वाला लिख लिया ना सभी ने? उसमें क्या क्या कह रखा है, ये एक बार यहां लिख लो, दोबारा कहीं मत लिखना। एक तो कोई भी जनप्रतिनिधि लाभ के पद पर न हो। ये तो हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, उपराष्ट्रपति में पढ़ा, नया तो कुछ है नहीं। दूसरा, मानसिक रूप से विकृत न हो, कि मानसिक दृष्टि से अगर पागल है, दिवालिया है, तो फिर मामला गड़बड़ है। दिवालिया घोषित न हो, यहां आर्थिक दृष्टि से। और न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई नहीं होनी चाहिए। यानी 1 साल का, 1.5 साल का उसने अगर सजा मिली हुई है, जेल काट रखी है, तो वो चलेगा। 2 साल से अगर ज्यादा की जेल उसने काटी है, तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त न हो। पहले से किसी पद पर हो और उस पर किसी कार्य में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है, तो वो आरोप उसके सिद्ध नहीं होने चाहिए और उसके आधार पर उसको पद से बर्खास्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अपने यहाँ पर आरपीएससी के सदस्यों को किया था ना, कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोप पर भी उनको निलंबित किया, फिर बाद में क्या किया, राष्ट्रपति ने उनको बर्खास्त कर दिया। तो लिख दीजिए ये उसके अंदर, गया के अंदर ये पॉइंट बना के लिख दो फटाफट। लाभ का पद न हो, मानसिक रूप से विकृत न हो, दिवालिया घोषित न हो, दिवालिया घोषित न हो,
न्यायालय द्वारा 2 से अधिक वर्ष की सजा सुनाई गई न हो। न्यायालय के द्वारा 2 से अधिक वर्ष की सजा सुनाई गई न हो। अगर 2 से ज्यादा की सजा है ना, तो फिर बात नहीं बैठेगी भाई। लिख दिया सभी ने। लाभ का पद न हो, राष्ट्रपति के लिए भी लागू है, उपराष्ट्रपति के भी है। मानसिक रूप से विकृत न हो, दिवालिया घोषित न हो, और अदालत के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई हुई न हो, और भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त नहीं होना चाहिए। जब आप राज्यों का संविधान पढ़ोगे ना, तो ये बात जो संसद की है ना, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, यही बात वापस कहां लागू हो जाएगी? विधानसभा में। तो विधानसभा में ये सारी बातें समाप्त हो जाएगी जो यहां पढ़ रहे हो। अब राज्यसभा के पदाधिकारी कितने होते हैं? 3। पहला कौन होता है? और दूसरा उपसभापति, तीसरा राज्यसभा का। अब जरा इसी बात को दूसरे दृष्टिकोण में और देख लो आप। अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा में कितने पदाधिकारी होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 ही होंगे। एक तो क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। एक क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष। और एक क्या हो जाएगा? लोकसभा महासचिव होगा। और आपने गौर किया हो तो मैंने बार बार लिखवाया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव होते हैं, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बारी बारी से क्या बनते हैं? रिटर्निंग अधिकारी बनते हैं। सुना है ना? तो वही पद है। यानी राज्यसभा में भी 3 पदाधिकारी होते हैं मेन, और लोकसभा में भी कितने होते हैं? 3। अब यहां एक खास बात है कि राज्यसभा ऐसा सदन है जिसका मुख्य पदाधिकारी कौन है? सभापति। ये उस सदन का सदस्य नहीं होता। आप देखोगे यहां राज्यसभा के सभापति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 89(1) में। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी या पदेन सभापति होता है। भाई, न तो इस सदन का सदस्य होता है, और न ही इस पद के लिए निर्वाचित होता है, और न ही इस पद के लिए नियुक्त होता है। वो पदेन होता है, परमानेंट होता है, जिसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। बड़ी विडंबना है। देखो, राज्यसभा सभापति को पद से हटाने का कोई अलग से प्रावधान नहीं है। अब ये ऐसा पद है सभापति का कि सभापति को पद से हटाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। अलग से कोई प्रावधान नहीं। एक ही स्थिति में हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। अगर उपराष्ट्रपति हट जाता तो सभापति ऑटोमेटिक क्या माना जाएगा? हटा हुआ माना जाएगा। तो लिखना शुरू करें। राज्यसभा के पदाधिकारी, यहां तक बात समझ में आ गई? सिंपल सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा सा संभल कर याद करनी है, ठीक है ना? अब यहां शायद ही वो आर्टिकल पूछेगा आपको, ये बातें तो सीधी आएगी। आर्टिकल थोड़ी स्टार्टिंग वाले ध्यान रखना। अब अगली बात देखो आप, 89 में जो हम बात करें ना राज्यसभा का सभापति, और मैंने जब उपराष्ट्रपति आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर 63 था आर्टिकल। कौन सा था? 64। क्या था आर्टिकल?
63 में तो ये था, 63 में, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 के अंदर क्या था, पदेन सभापति होगा। तो 64 वाला जो है ना, उसका कुछ नहीं करना। आप इसको ध्यान से देखो, ये जो चौका है ना, उसका तो आटा बना दो उल्टा, और छक्के का क्या कर दो, नौका। सीधा किसमें आ जाओगे, राज्यसभा का सभापति। आर्टिकल दोनों साथ में लिखा है, तो इसमें आर्टिकल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वहां जो आर्टिकल लिखा वो याद कर लेना। अब यहां कुछ खास बातें हैं और समझने वाली। ये बात भी, इसकी भी हमने पहले चर्चा की है कि राज्यसभा का जो सभापति है और लोकसभा जो अध्यक्ष है, इनकी शक्तियां लगभग क्या है, समान है। अब कहां कहां समान है उसकी भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक दो बातें ऐसी है जो लोकसभा अध्यक्ष के फेवर में ज्यादा है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष के पास में एक तो ये पावर है कि कौन सा वित्त विधेयक, धन विधेयक होगा, कौन सा वित्त विधेयक, धन विधेयक होगा, ये किसके अंदर है, लोकसभा अध्यक्ष के पास में ये एक्स्ट्रा पावर है। और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये भी कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो राज्यसभा के सभापति के पास भी तो कुछ स्पेशल होगा ना, है बिल्कुल। क्या है, एक तो जो सिविल सेवा सर्जन का काम है वो किसके पास में है, राज्यसभा के पास में। सभापति निर्णय करेगा उसका। इसके अलावा किसी राज्य सूची के विषय को संघ सूची में शामिल करने का ये अधिकार किसका है, राज्यसभा का। तो राज्यसभा के पास या राज्यसभा के सभापति के पास भी दो एक्स्ट्रा शक्तियां हैं, और लोकसभा अध्यक्ष के पास भी क्या है, दो अतिरिक्त शक्तियां हैं। दो दो शक्तियां दोनों के पास अतिरिक्त है, बाकी बैलेंस क्या है, बराबर है। जब सभापति को पद से हटाने का संकल्प, अब ये जो लाइन है ना, ये सब जगह लागू होती है। जहां जिस संवैधानिक संस्था में सभापति होगा ना, वहां ये लाइनें दोनों कॉमन लागू होगी, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का। यही बातें लागू होगी, केवल कुछ वर्ड चेंज होंगे। जब सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब वह सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। जैसे ये राज्यसभा है और मैं इसका क्या हूं, सभापति, और मुझे आपने पद से हटाने का एक प्रस्ताव इस सदन में लाकर रख रखा है, तो क्या मैं सदन की अध्यक्षता करूंगा, नहीं कर सकता। हाँ, मैं इस सदन में आ सकता हूं, बैठ सकता हूं, बोल सकता हूं। एक तो वोटिंग नहीं कर सकता, और एक सदन की क्या नहीं कर सकता, अध्यक्षता नहीं कर सकता। वे सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। ये जो शब्द लिखा है ना, बड़ा सोच समझ कर लिखा है। अब यहां लाइन तो बड़ी सिंपल सी है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। अब जरा थोड़ा उल्टा सोचें, भाई राष्ट्रपति के बारे में तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं सोचने का, तो आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, अब आपको सवाल ये दे दिया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, किसे देगा। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा राज्यसभा सभापति, और चौथा सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश। अब हमने क्या कर रखा, हमने एक सीक्वेंस पढ़ रखी है, दूसरी पर हमने कभी गौर ही नहीं किया। जब हमने ध्यान ही नहीं किया तो ये बात वहां दिमाग में आएगी भी नहीं आसानी से, क्योंकि वहां बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, तो नई बात तो दिमाग में आएगी नहीं, वही पुरानी बातें घूमती रहेगी।
क्या सवाल में उपराष्ट्रपति नहीं है, छोड़ो ना, बोनस जाएगा। आगे वाला करते हैं। अरे बोनस नहीं जाएगा, हम लोग फंस गए एग्जामिनर के जाल के अंदर। पूछना किस तरीके से था और पूछा किस तरीके से। तो राज्य सभापति, सभापति कौन? राज्यसभा का। अपना त्याग पत्र किसको देता है? सभापति के वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है, जो भारत की संचित निधि पर। और प्रथम सभापति कौन था? एस राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान में सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो लिखें यहां तक। अब देखो, राज्यसभा का उपसभापति, अनुच्छेद कौन सा? 89(2). अब राज्यसभा का उपसभापति सदन का सदस्य होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को उपसभापति चुनेगी। उपसभापति सभापति के अधीन न होकर, गजब की बात है भाई, ध्यान रखना, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, जबकि सभापति राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगर आप लोकसभा में जाओगे ना, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि यहां राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, लेकिन उपसभापति राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। उपसभापति का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। प्रथम उपसभापति कौन था? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, तीसरी बार बन चुका है। और अनुच्छेद अब 90 क और ख, उपसभापति राज्यसभा का सदस्य न रहने पर अपना पद रिक्त कर देगा। अगर राज्यसभा सदस्य नहीं है तो पद रिक्त कर देगा। उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? ये जो 2 शब्द आए हैं, एक तो ये वाला और एक ये और एक ये, अगर विद्यार्थी ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो फिर मामला गड़बड़ ज्यादा हो जाएगा। कौन कौन सी बातें? यहां आर्टिकल ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। पहला, राज्यसभा अपने में से किसको चुनती है? उपसभापति को। उपसभापति किसके प्रति जिम्मेदार है? राज्यसभा के प्रति। इसका मतलब सभापति जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात, अब जो उपसभापति है उसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। और उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, सभापति को नहीं देगा। आगे बात समझ में? आज इतना ठीक है, यहां तक उतार लीजिए।